अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ शायद सुन भी सकते होंगे। हमारी जो लास्ट क्लास जो कि मंडे को हुई थी, तो उस क्लास में हम लोग जो है वो पेपर 4 सॉल्व कर रहे थे मिड टर्म का। ठीक है जी। ठीक है। तो उसमें हम पेपर 4 सॉल्व कर रहे थे मिड टर्म का, और वो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए थे। तो इसको अभी हम फिलहाल जो है वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने इसको छोड़ा था। ठीक है भाई, ये हम पेपर सॉल्व कर रहे थे, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा अपने सामने। और मुझे ज़रा एक मिनट दीजिएगा। ऑलराइट जी। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे ख्याल से लास्ट टाइम हमने किया था। ठीक है, और इसका आंसर जो है ये कुछ पता नहीं आ गया था या नहीं आया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारी बात जो है वो हो गई थी। ठीक है, अब जरा हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि वन assumption of the kinetic theory of gases is that gas molecules behave as they are hard elastic identical spheres. कह रहे state two other assumptions of kinetic theory of gases। तो कह रहे हैं कि इसके अलावा जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कोई और से दो assumptions बताएं आप जरा। ठीक है, ये बोल रहा है वो आपसे। तो देखें, इसके अलावा अगर आप कोई दो assumptions और बता दें तो बहुत सारे assumptions हमने पढ़े थे। मिसाल के तौर पे assumption हमने ये पढ़ा था कि देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये कहती है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती इन गैसेस। ठीक है, गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती है। ठीक है, और दूसरा ये कि जो हमने एक assumption पढ़ा था कि जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है वो नेग्लिजिबल होता है कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कंटेनिंग द गैस। ठीक है, और दूसरी बात है कि जो गैस के मॉलिक्यूल उनका वॉल्यूम होता है कंटेनर के मुकाबले में, नहीं गैस के टोटल वॉल्यूम के मुकाबले में ना होने के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, उसके बाद पार्ट बी में कह रहा है कि यूजिंग द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इट कैन बी शोन दैट द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर पी एंड वॉल्यूम वी of an ideal gas is given by expression PV is equals to 1/3 nm bracket c square। तो ये कह रहा है कि आपसे कि where m is the mass of a gas molecule state the meaning of the symbol n and bracket c square। तो n मतलब आप सबको अच्छे से पता है क्या n का मतलब है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ठीक है, n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ब्रैकेट सी स्क्वायर का मतलब क्या था? ब्रैकेट सी स्क्वायर मतलब था मीन स्क्वायर स्पीड वेलोसिटी या मीन स्क्वायर स्पीड।
मीन स्क्वायर वेलोसिटी या मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ठीक है। यानी गैस के मॉलिक्यूल्स की मीन स्क्वायर स्पीड जो होती है वो बेसिकली ब्रैकेट सी स्क्वायर होती है। Can use the expression to deduce that the mean kinetic energy of a gas molecule at temperature T is given by equation average kinetic energy यूज इस एक्सप्रेशन को हम कई दफा कर चुके हैं क्लास में, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन आपको क्या गिवन है, एक्सप्रेशन आपको गिवन है कि पीवी बराबर है 1 अपॉन क्या है 1/3 NM ब्रैकेट सी स्क्वायर के 1/3 NM ब्रैकेट सी स्क्वायर एंड ऑल्सो इसके अलावा पीवी इज ऑल्सो इक्वल टू NRT, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो लिहाजा पता ही चलेगा कि जो 1/3 NM ब्रैकेट सी स्क्वायर होता है वो बराबर होता है NRT के बराबर होता है, ठीक है। और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि 1/3 NM ब्रैकेट सी स्क्वायर बराबर होगा n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर इनटू RT। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/3 M ब्रैकेट सी स्क्वायर बराबर होगा R/NA। R/NA क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय T, या फिर M ब्रैकेट सी स्क्वायर जो है वो बराबर होगा 3kT के। अब हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी चाहिए, एवरेज काइनेटिक होगी हाफ M ब्रैकेट सी स्क्वायर, हाफ की कमी है, दोनों तरफ हाफ लगा लेते हैं तो हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट सी स्क्वायर और यहाँ भी हाफ लगाएंगे तो हो जाएगा 3/2kT। हाफ M सी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होगा और हाफ M ब्रैकेट सी स्क्वायर मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2kT, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर दिया जो कि हमें प्रूफ करना था। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस। एक ऑब्जेक्ट की इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है, तो इंटरनल एनर्जी मतलब आपको पता है द सम ऑफ randomly distributed kinetic and potential energies of molecules of a system। यानी कि सिस्टम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज होती हैं उन सबका जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, उन सबका सम जो है वो internal energy of the system में कह रहा है कि use the equation in B part 2 to explain that for an ideal gas a change in internal energy delta U is given by delta U is proportional to delta T where delta T is the change in temperature of the gas। यानी आपको ये वेरीफाई करना है कि क्यों किसी भी आइडियल गैस में जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज इन टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। आइडियल गैस आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो बराबर होती है किसके, वो बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। एंड फॉर आइडियल गैस, और एक आइडियल गैस के लिए क्या होता है, आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। क्यों 0 होती है, क्योंकि कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही नहीं होती आइडियल गैस में, तो नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से आपको पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, तो लिहाजा आपकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो सारी की सारी बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होगी, ठीक है। एंड काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि हमने अभी ड्राइव किया है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर है 3/2kT के,
तो के भी कांस्टेंट है और 3/2 भी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर और change in kinetic energy is proportional to change in temperature or change in internal energy is proportional to change in temperature. ठीक है, तो हमने अपने आर्ग्यूमेंट के जरिए जो है ये बात साबित करने की कोशिश की है कि यहाँ पे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। An ideal gas initially has pressure 1.0 exponent 5 Pascal, volume 4.0 exponent minus 4 meter cube, and temperature 300 Kelvin as illustrated. A change in energy of the gas of 240 joule results in an increase of pressure to a final value of 5.0 exponent 5 Pascal at constant volume. The thermodynamic temperature becomes T. So calculate the temperature T. देखिए गैस है, उसका प्रेशर है 1.0 एक्सपोनेंट 5 पास्कल, उसका वॉल्यूम है 4.0 एक्सपोनेंट 4 मीटर क्यूब, उसका टेम्परेचर 300 केल्विन। आपने इसके अंदर कुछ चेंज ऑफ एनर्जी किया। चेंज ऑफ एनर्जी का मतलब है कि या तो उसको एनर्जी सप्लाई की या इसमें से एनर्जी बाहर निकली, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम तो खैर वो ही रहा, इसका जो प्रेशर है वो कितना हो गया, इसका प्रेशर जो बढ़कर 5.0 एक्सपोनेंट 5 पास्कल हो गया। ठीक है, तो करेंगे बताएं कि जो नया टेम्परेचर है ये क्या होगा। अब देखिए हमने जब हम जनरल गैस इक्वेशन ड्राइव करते थे तो हमने एक सिचुएशन पे पहुंचे थे कि P1 बराबर होता है किसके, P2 V2 अपॉन T2 के बराबर होता है। ठीक है, हम इस सिचुएशन में पहुंचे थे ना, P1 V1 अपॉन T1 बराबर होता है P2 V2 अपॉन T2। इस सिचुएशन में अगर आप देखें तो P1 इनिशियल प्रेशर कितना है 1.0 एक्सपोनेंट 5, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 1.0 एक्सपोनेंट 300 केल्विन। ऐसे ही अगर आप फाइनल स्टेट को देखें तो फाइनली आपका प्रेशर कितना है 5.0 एक्सपोनेंट 5 पास्कल 4 और फाइनल टेम्परेचर कितना है T है। अब 10 की पावर 5 10 की पावर 5 कैंसिल, 10 की पावर -4 10 की पावर -4 कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T बराबर होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 300 के, यानी कि फाइनल स्टेट में इसका टेम्परेचर हो जाएगा 1500 केल्विन। ठीक है, तो टेम्परेचर T की वैल्यू जो 1500 केल्विन हो जाएगी। मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया ताकि पता चले सॉल्व कैसे कितना है। अब आप फाइनल इनिशियल कोई सी भी स्टेट देख लें, किसी भी एक स्टेट पर आप फॉर्मूला लगा लें, कौन सा फाइनल इनिशियल स्टेट, किसी भी आप फॉर्मूला लगा लें PV/nRT। ठीक है, क्योंकि जब आप गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे या कम होल भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो चाहे आप इनिशियल स्टेट के लिए कैलकुलेट करें चाहे फाइनल के लिए कैलकुलेट करें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे P मल्टीप्लाई बाय V डिवाइड बाय RT। इनिशियल प्रेशर की बात करें तो इनिशियली प्रेशर था 1.0 एक्सपोनेंट 5, इनिशियली वॉल्यूम था 4.0 एक्सपोनेंट -4, आर की वैल्यू को पता है कितनी होती है 8.31 और इनिशियल टेम्परेचर था 300 केल्विन। अगर इसको सॉल्व करके बताएं क्या आंसर होगा। ऊपर बचेगा 40 और नीचे बचेगा 8.31 इंटू 300। सॉल्व करके आंसर बताएं इसका, क्या आंसर होगा इसका। हाँ, इसको सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आ रहा है इसका।
अभी कैलकुलेटर आप में से किसी के पास? और कैलकुलेटर तो सॉल्व करके बता दूं खुदा के लिए। क्या हो भाई, सब लोग सो रहे हो क्या? 16.04 x पर -3। 16.04 x पर -3 कैसा अजीब सा आंसर आया है। यानी कि 0.016 यह है ना, मतलब 0.016 मोल्स। ठीक है भाई, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू ऑफ अ सिस्टम may be represented by the expression delta u equals to q plus w। प्लस क्यू का मतलब हम क्या लेते हैं? प्लस क्यू का मतलब लेते हैं हीट सप्लाई टू द सिस्टम। प्लस क्यू का मतलब हम लेते हैं हीट सप्लाई टू द सिस्टम, यानी सिस्टम को जो हम हीट सप्लाई करते हैं वो प्लस क्यू होती है। और प्लस डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? प्लस डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है वो माइनस डब्ल्यू होता है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होता है वो प्लस डब्ल्यू होता है। कह रहे स्टेट फॉर द गैस इन पार्ट ए द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू। डेल्टा यू की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? ठीक है, यहाँ पर बेसिकली आपने जो है वो यहाँ पर क्या वॉल्यूम चेंज हुआ है? यहाँ पर वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, तो डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा। तो जो वर्क डन होता है किसी भी गैस पर वो पी डेल्टा वी के बराबर होता है। तो चूंकि यहाँ पर वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है तो मतलब वर्क डन तो यहाँ पर जीरो हो गया। वर्क डन जीरो हो गया भाई। अब अगर वर्क डन जीरो हो गया तो डेल्टा यू बराबर होता है किसके? क्यू प्लस डब्ल्यू के, जिसमें से डब्ल्यू जीरो है। तो अगर डब्ल्यू जीरो है तो फिर डेल्टा यू किसके बराबर होगा? क्यू के बराबर होगा। यानी जो अमाउंट ऑफ हीट आपने सप्लाई की होगी वही चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा। और अमाउंट ऑफ हीट जो सप्लाई हुई है वो 240 जूल सप्लाई हुई है। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई हुआ है वो कितना हुआ है? 240 जूल्स। तो यहाँ पर डेल्टा यू जो है वो किसके बराबर होगा? सिंपली 240 जूल्स के बराबर होगा। प्लस क्यू यानी कि हीट कितनी सप्लाई की है? 240 सप्लाई की है। और वर्क डन कितना हुआ है? वर्क डन यहाँ पे जीरो हुआ है क्योंकि कोई चेंज इन वॉल्यूम नहीं हुआ, जो मैं आपको भी एक्सप्लेन कर रहा था। Negative feedback is often used in amplifiers incorporating an operational amplifier op-amp. State what is meant by a negative feedback. नेगेटिव फीडबैक हमने क्या पढ़ा था? नेगेटिव फीडबैक होता था कि पार्ट ऑफ आउटपुट वोल्टेज, पार्ट ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज fed back to the inverting input, to the inverting input to the inverting input of op amp। ठीक है, इनके आउटपुट वोल्टेज का एक हिस्सा जो है वो अगर आप op amp को एज एन इनपुट दे दें, इसके इन्वर्टिंग इनपुट पे दे दें, तो फिर वो चीज़ नेगेटिव फीडबैक कहलाती है। कह रहे दो इफेक्ट बताएं नेगेटिव फीडबैक के, गेन ऑफ एम्पलीफायर पे क्या फर्क पड़ता है। देखिए, एक तो हमने पढ़ा था कि इससे फर्क ये पड़ता है कि गेन रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक से जो है गेन क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, गेन इज रिड्यूस्ड। दूसरा फर्क ये पड़ता है कि बैंडविड्थ बढ़ जाती है। ये मैंने कुछ इफेक्ट्स लिखवाए थे ना आपको नेगेटिव फीडबैक के, उनमें से दो इफेक्ट लिखा हूँ। बैंडविड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाती है ऑप एम्प की, यानी कि वो ज्यादा फ्रीक्वेंसीज ऑफ करंट को जो वो ट्रीट कर सकता है कंपेयर टू बिफोर फीडबैक। फिर कह रहे हैं आइडियल ऑप एम्प इज इनकॉर्पोरेटेड into the amplifier circuit shown in figure 8.1।
तो कैलकुलेट द गेन कैपिटल जी ऑफ द। सबसे पहले तो अभी देखें सर्किट है क्या चीज़। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा सर्किट बेसिकली जो है कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, क्योंकि इसमें एक नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, एक रेजिस्टेंस के थ्रू आ रहा है। तो ये रेजिस्टेंस हमारे फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगी, आर एफ। ये रेजिस्टेंस हमारे हिसाब से क्या होगी, ये वैल्यू रेजिस्टेंस हमारे हिसाब से होगी आर इन। ठीक है। और सप्लाई वोल्टेज हमारा +6 और -6 है। तो जब आप एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन मालूम करते हैं, तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर गेन आपको याद होना चाहिए, बराबर होता है -RF डिवाइड बाय आर इन के बराबर होता है। एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन जो होता है बराबर होता है -RF अपॉन आर इन के बराबर होता है। यहाँ पर जो आर एफ की वैल्यू है वो है 9600 और आर एन की जो वैल्यू है वो है 800। तो लिहाजा जो गेन यहाँ पर बनेगा वो क्या बन जाएगा, गेन यहाँ पे बन जाएगा -12। 96/8 जो है 12 बनता है। सो योर गेन इज -12। -12 गेन हो गया आपका। फिर वो कह रहा है कि डिटरमिन द आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस वी आउट फॉर इनपुट पोटेंशियल डिफरेंस वी इन ऑफ -0.10 वोल्ट। ठीक है। कह रहे हैं कि आप जो है आउटपुट वोल्टेज मालूम करें अगर वी इन जो है वो -0.10 वोल्ट हो तो। लेकिन जैसे कि आपको बताया कि गेन बराबर होता है किसके, गेन बराबर होता है आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज के। तो यहाँ पर गेन है -12, आउटपुट वोल्टेज मालूम करने की हम मुतमन्नी है, इनपुट हम दे रहे हैं 0.10। तो वी आउट हमारा बराबर हो जाएगा -12 मल्टीप्लाई बाय -0.10 यानी कि 1.2 वोल्ट। तो वी आउट हमारा बराबर हो जाएगा 1.2 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। अगर इनपुट +1.3 वोल्ट हो तो क्या होगा, अगेन गेन बराबर होता है वी आउट अपॉन वी इन के बराबर होता है। तो आपका गेन है माइनस और वी इन आपका है +1.3। ठीक है। वी इन आपका है +1.3। तो जो आपका वी आउट होगा फिर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -12 मल्टीप्लाई बाय 1.3। अब -12 मल्टीप्लाई बाय 1.3 का मतलब तो हो जाएगा कोई -15.6 करके। -15.6 लेकिन आपका आउटपुट आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि आपकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो तो -6 की है। तो जब आपका आउटपुट सप्लाई से ज़्यादा हो जाए तो उसका मतलब क्या होता है कि ओपैम्प आपका सैचुरेट हो गया। और जब ओपैम्प सैचुरेट हो जाता है तो फिर वो आउटपुट जो है देता है वो कितना देता है, वो -6 यानी कि सप्लाई के बराबर देता है। तो इस सूरत में आपका जो आउटपुट आएगा वो -6 वोल्ट के बराबर आएगा। ठीक है। ठीक है भाई। 0.1 इज कांस्टेंट। कह रहे हैं गेन जो है बस -12 कांस्टेंट रहेगा। कह स्टेट वन चेंज दैट कैन बी मेड टू द सर्किट ऑफ फिगर 8.1 so that the amplifier circuit monitor light intensity level with the magnitude of the gain decreasing as light intensity increases। कहने के सर्किट में गेन को आप चेंज नहीं कर रहे। ठीक है। अब आप इसमें क्या चेंज करें सर्किट के अंदर कि जो एम्पलीफायर सर्किट है ना वो लाइट इंटेंसिटी को मॉनिटर करे। किस तरह से मॉनिटर करे, इस तरह से मॉनिटर करे कि इसका गेन डिक्रीज हो जाए अगर लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाए। तो देखें जब भी आपको लाइट इंटेंसिटी को मॉनिटर करना होगा तो कॉमन सेंस की बात है कि आप इसमें क्या लगाएंगे, आप इसमें एलडीआर लगाएंगे। अब आप एलडीआर जो है वो यहाँ भी लगा सकते हैं और आप एलडीआर यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है। अब आपका गेन जो है वो बराबर है किसके, गेन आपका बराबर है -RF अपॉन आर इन के बराबर है। अगर फर्ज करें कि आप आर इन की जगह एलडीआर लगा देते हैं। ठीक है। अगर आप आर इन की जगह एलडीआर लगा देते हैं तो जब लाइट गिरेगी आर इन पर यानी कि एलडीआर पर
तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर डिक्रीज होगी। जब लाइट गिरेगी आर इन पर यानी कि एलडीआर पर, तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। और जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो गेन कम होता है, तो आंसर बढ़ता है। यानी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने पर गेन कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गेन को डिक्रीज करना है जब लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। तो लिहाजा आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप ये करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो है वो एक एलडीआर लगाएंगे। और एलडीआर जो आप लगाएंगे वो कहाँ पे लगाएंगे, एलडीआर आप जो है आर इन की जगह लगाएंगे। आर इन की जगह आप एलडीआर लगाएंगे तो उससे फायदा क्या होगा कि जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, एक मिनट, आपको क्या करना है, नहीं मैं उल्टा बोल रहा हूँ, आपको गेन को डिक्रीज करना है। आपको गेन को डिक्रीज करना है जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो अगर आप आर इन की जगह एलडीआर लगाते हैं तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने पर गेन इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जब एलडीआर की रेस्ट पर लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, आर इन कम होगी और गेन का आंसर बढ़ेगा। आपको गेन का आंसर छोटा चाहिए जब लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो आप क्या करेंगे, आप एलडीआर लगाएंगे यहाँ पर आरएफ की जगह। जब आप आरएफ की जगह एलडीआर लगाएंगे और लाइट इंटेंसिटी इस पर बढ़ेगी तो उससे आरएफ की रेजिस्टेंस कम होगी। और जब आरएफ की रेजिस्टेंस कम होगी तो आपका गेन जो है वो क्या होगा, गेन आपका डिक्रीज होगा वो। तो इसका जवाब क्या है कि जो आपकी 9600 वाली रेजिस्टेंस है, यानी कि जो आरएफ, ये जो रेजिस्टेंस है, इसको आप एक एलडीआर से रिप्लेस कर देंगे। उससे जब लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी तो गेन आपका डिक्रीज। यहाँ पे आपसे ये लिख देंगे कि रिप्लेस या रजिस्टर विथ एन एलडीआर। ठीक है, यानी 9600 ओम के रजिस्टर को आप एक एलडीआर से रिप्लेस कर देंगे। 9600 ओम के रजिस्टर को आप एक एलडीआर से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है जी। उसका आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहे स्टेट 3 फायर की 3 प्रॉपर्टीज बताएं। ठीक है, आइडियल ओप की पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि उसके जीरो इनपुट इम्पिडेंस होती है उसकी। ठीक है, जीरो इनपुट इम्पिडेंस होती है एक आइडियल ओप की। इसके अलावा नहीं, सॉरी, इनफाइनाइट इनपुट इम्पिडेंस होती है, जीरो आउटपुट इम्पिडेंस होती है। उसकी इनफाइनाइट इनपुट इम्पिडेंस होती है। इसके अलावा उसकी जीरो आउटपुट इम्पिडेंस होती है। जीरो आउटपुट इम्पिडेंस होती है उसकी, और इसके अलावा इनफिनाइट ओपन लूप गेन होता है उसका। ठीक है, इसके अलावा इनफिनाइट बैंडविड्थ होती है और इनफिनाइट स्लीव रेट होता है। तो हमें 3 प्रॉपर्टीज लिख दी, काफी है। 3 ही पूछी है उसने। कह रहे एम्पलीफायर सर्किट है और आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। अब सबसे पहले तो ये कि आपने जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ ली है उसके हिसाब से इसको देखते आपको बता देना चाहिए कि ये बेसिकली नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। और जो एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है उसमें 2 रेजिस्टेंस होते हैं, एक R1 और एक R2। तो वो जो कि आउटपुट और नेगेटिव फीडबैक के बीच में लगा होता है वो R1 कहलाता है, और जो नेगेटिव फीडबैक और अर्थ के बीच में लगा होता है वो रेजिस्टर R2 कहलाता है। तो गेन जो होता है एक आपके ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एक अपने नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, उस गेन का फॉर्मूला आपको याद होगा। उस गेन का फॉर्मूला होता है 1+R1/R2 होता है। यहाँ पर जब आप 10.8 किलो वोल्ट, 10.8 किलो ओम्स, और R2 आपका है 1.2 किलो ओम्स। ठीक है, तो उसको जरा सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से बनेगा 9 बनेगा शायद, और +1 10, तो आपका गेन जो है वो 10 आ जाएगा। देख लें, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे बता दें। मेरे ख्याल से 10 ही बनेगा गेन ये। ठीक है जी। फिर ये कह रहा था वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द इनपुट पोटेंशियल V in is shown in figure 9.2। ये इनपुट पोटेंशियल आपको दिया हुआ है। फिर on the axis of figure 9.2 show the variation with time t of the output voltage। आउटपुट वोल्टेज आपको बनाना है। तो देखिए मसला यह है कि गेन जो होता है वो बराबर होता है आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज के। तो आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर होगा, गेन मल्टीप्लाई बाय इनपुट वोल्टेज के।
और इस सर्किट का जो गेन है वो कितना है, सर्किट का गेन है 10, तो आपका आउटपुट बराबर होगा 10 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय इनपुट वोल्टेज। यानी किसी भी पॉइंट पे जो इनपुट वोल्टेज जितना होगा गेन उसका 10 टाइम्स है, तो आउटपुट उसका 10 टाइम्स होगा। देखिए शुरू में इनपुट वोल्टेज आपका 0 है, तो जाहिर है आउटपुट भी आपका 0 होगा। और यहाँ पर आपको इनपुट कितना दिया, यहाँ पे आपको इनपुट दिया हुआ है ये 0.5 के बराबर है, 0.5, 1, 1.5, 2 दिया हुआ है यहाँ पर इनपुट आपको। तो मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो इस पे 2 पे आउटपुट कितना आना चाहिए, 20। इन प्रॉब्लम ये है कि 20 आउटपुट आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि आपका सप्लाई वोल्टेज मैक्सिमम +9 और -9 है। तो लिहाजा आपका जो है पॉजिटिव रीजन में मैक्सिमम वोल्टेज +9 आ सकता है, और नेगेटिव रीजन में मैक्सिमम वोल्टेज 9 वोल्ट आ सकता है। तो हम ये देख लेते हैं कि जब आपका मैक्सिमम वोल्टेज यानी कि जब ऑप एम्प सैचुरेट कर जाएगा, जब आपका मैक्सिमम वोल्टेज +-9 वोल्ट होगा, तो उस वक्त आपका इनपुट कितना होगा ये चेक कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इसको +-9 वोल्ट देते हैं आउटपुट को, अब अगर आउटपुट को आप +-9 वोल्ट देते हैं, जब ये सैचुरेट करेगा, गेन आपका 10 है, तो उस वक्त इनपुट कितना होगा, 10 को वहाँ ले जाके डिवाइड कर दें, तो आपका इनपुट जो होगा वो मैक्सिमम बराबर होगा +-0.9 वोल्ट। जब आपका इनपुट जो है वो +-0.9 वोल्ट हो जाएगा, तो उस वक्त आपका ऑप एम्प सैचुरेट कर जाएगा।